मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले जो क्लास था, उस क्लास में हम जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल है क्या है, ये हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। आज हम जो है आगे उसका जो टॉपिक है वो देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वेग नियम, एवं क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण, अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण, ये थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करेंगे। तो ये हमारा दिया है वेग नियम एवं अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण, ये हमको जानना है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि का जो प्रायोगिक निर्धारण है या जो वेग नियम है, इसमें वैसे तीन जो है हमारे पास यहाँ पर जो है विधियाँ हैं वो बताई गई है। जिसमें पहला है हमारा ग्राफीय विधि। पहला क्या है हमारा ग्राफीय विधि। ग्राफी जो विधि होता है, इस विधि द्वारा हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसका क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो ये जो हमारा ग्राफी जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा दिया है N2O5 = 2NO2 + O2। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये इस प्रकार से 2 2 4 और कितना हो जाता है आपका 2, और यहाँ पर कर देते हैं तो 2। तो इस स्थिति में इसका जो समीकरण है वो इस प्रकार से बदल के क्या हो जाता है हमारा, ये 4 हो जाता है। तो 2 2 4 हो गया और 4 2 8 और 2 10 हो गया। तो ये हमारा क्या दिया है, हमारे एक अभिक्रिया दिया गया है। अब इस अभिक्रिया को हमको क्या करना है, इसकी कोटि या इसको जो है आपको ग्राफी रूप में क्या करना है, अगर इसको देखना है तो यहाँ पर जो N2O5 होता है, ये N2O5 क्या होता है, एक प्रकार से गैस होता है। और इस गैस की अगर हमको क्या करना है, जो भी मान निर्धारित करना है, तो हम क्या करते हैं कि विभिन्न समय अंतराल पर, विभिन्न क्या होता है, हम वैसे आप जानते हैं कि जो अभिक्रिया की जो कोटि होता है या अभिक्रिया का जो भी हमारा क्या होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो सांद्रता परिवर्तन, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन जो होता है उसके साथ क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। तो दिया गया जो समीकरण है N2O5 = 4NO2 + O2। तो इस अभिक्रिया का जो भी हमारा क्या होता है, जो बोल सकते हैं वेग नियम या अभिक्रिया कोटि का अगर हमको निर्धारण करना है, तो हम देखते हैं कि विभिन्न जो क्या होता है हमारा जो समय अंतराल होता है, इस समय अंतराल पर, समय जो क्या होता है हमारा अंतराल पर, ये जो अभिकारक जो क्या होता है, मिश्रण होता है, इस अभिकारक मिश्रण का विभिन्न दाबों पर हम क्या करते हैं, इनका जो है अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के पश्चात जो है इसका कुल जो दाब होता है, कुल जो दाब प्राप्त होता है, कुल दाब प्राप्त होता है, उस दाब का और जो आंशिक दाब होता है, उन दोनों का कैलकुलेशन करके, गणना करके फिर इसका जो क्या होता है आपका जो दाब है वो ज्ञात कर लिया जाता है। और बाद में वो जो हमारा आंशिक दाब या कुल दाब से जो भी मान प्राप्त हो है, उसको फिर सांद्रता के आधार पर मोल पर जो लीटर होता है, मोल पर लीटर, उसमें क्या कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। माना यहाँ पर क्या होता है कि हमने जो भी सांद्रता के आधार पर जो भी अभिक्रिया की कोटि की क्या किया गया है, गणना किया गया है, तो उसके आधार पर यहाँ पर कुछ कर जा सकता है। समय अंतराल पर बोल सकते हैं, मान लो हमारे पास समय अंतराल क्या दिया गया है, हमारा समय अंतराल मान लो 0, फिर 10, 20 है ना, इस प्रकार से आगे दिया गया है। और इस स्थिति पर जो भी अभिक्रिया की जो क्या होती है हमारी कोटि आती है, या अभिक्रिया की जो दर आती है, अभिक्रिया की दर जो भी आती है, जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लो 112 × 10⁻⁻ कितना दिया है हमारा, ये 5 दिया गया है ना, इस प्रकार से, या इसको जो है माइनस क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो ये अभिक्रिया की आपको क्या होती है, कोटि प्राप्त होती है। इसी प्रकार मान लो इधर 84 कितना दिया है, 10⁻⁻ कितना दिया है, 4 दिया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो कोटि है उसका विभिन्न समय अंतराल पर अभिक्रिया की जो दर है वो क्या कर ली जाती है, ज्ञात कर ली जाती है।
उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग कि जो भी हमारा क्या है अभिक्रिया की जो हमारा क्या मिला है विभिन्न सांद्रता पर जो भी हमारा अभिक्रिया की जो भी मान मिला है या विभिन्न सांद्रता पर जो भी मान मिला है और जो समय अंतराल है उन दोनों के बीच क्या की जाती है, आरेख खींची जा सकती है। कैसे आरेख खींची जाती है, तो इस प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर एक आरेख बनती है। ये जो नीचे टाइम की होती है ये टाइम को शो करती है और ये जो ऊपर वाला होता है वो सांद्रता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो इसको हम लोग जो है अभिक्रिया की क्या कर देते हैं, इसको सांद्रता कर देते हैं भाई। तो हमने क्या किया, विभिन्न समय अंतराल पर जो भी अभिक्रिया की जो क्या था हमारा सांद्रता है दोनों के बीच क्या खींचा हमारे यहाँ पर मात्रा को हमने देखा। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा समय अंतराल होता है जो भी अभिकारक होता है उनके बीच क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं। फिर एक निश्चित समय पर हम क्या करते हैं, बिंदु क्या करते हैं ले लेते हैं और इस बिंदु पर फिर एक क्या करते हैं हम लोग ढाल या स्लोप बनाते हैं। ये जो ढाल या जो स्लोप बनाते हैं ये ढाल या स्लोप ही क्या करता है, उस अभिक्रिया की दर को क्या करता है, निर्भर करता है, या ये जो दिया गया अभिक्रिया है उसकी दर को निर्भर करता है, जिसका जो मान होता है वो डेल एक्स अपान क्या होता है हमारा डेल टी पर निर्भर करता है। ये जो डेल एक्स होता है विकारक की सांद्रता को शो करता है और डेल टी जो होता है वो समय के साथ परिवर्तन को शो करता है। जहाँ पर ये वाला जो है सांद्रता को शो करता है तो इसको हम लोग जो है डेल एक्स से क्या करते हैं, शो करते हैं, डेल एक्स से शो करते हैं। और ये वाला जो हमारा क्या होता है वो डेल टी को क्या करता है आपका प्रदर्शित करता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार का टाइम है भाई, है ना, जैसे यहाँ पर ये 20 है, फिर 30 है ना, फिर इधर 40 है, इधर 50 है और इधर भी हमारा जो मान होता है मान लो 0.002 है, 0.004 है, 0.00 क्या है हमारा 6 है, इधर भी 0.008 है। तो इस प्रकार से सांद्रता को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एक समय पर एक बिंदु लेकर के फिर क्या करते हैं, एक ढाल खींचते हैं और यही ढाल अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से ये जो ग्राफी विधि होता है उस ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी हमको अभिक्रिया दिया गया है, जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं ग्राफी विधि में कि हमारा 2N2O5 और जो है इक्वल टू 4NO2O2 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं विभिन्न समय अंतरालों पर जो भी क्या होता है हमारा जो N2O5 के जो अभिकारक मिश्रण होता है उसका विभिन्न दाबों पर क्या करते हैं, विभिन्न दाबों पर जो क्या करते हैं उनका सांद्रता का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और ये पाते हैं कि विभिन्न समय अंतरालों पर विभिन्न प्रकार की सांद्रता को ये क्या करता है, 0 समय पर अलग, 10 मिनट पर अलग, 30 मिनट पर अलग, तो अलग अलग सांद्रता को वो क्या करता है आपको जो है आंशिक दाब और आंशिक दाब के रूप में या हम बोल सकते हैं कुल दाब के रूप में प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि N2O5 क्या होता है हमारा जो है एक प्रकार से गैस होता है, तो जो भी मान होता है वो मान दाबों में प्राप्त होता है। बाद में जो दाब होता है आंशिक दाब कुल दाब का गणना करके फिर उसको सांद्रता में परिवर्तित कर देते हैं। उसके पश्चात हम क्या करते हैं, सांद्रता और जो अभिकारक जो समय दिया है उनके बीच क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पर समय पर एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर एक प्रवणता ढाल लगाते हैं जो कि उस अभिक्रिया के दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक के सांद्रता में या उत्पाद के सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। अब इसके पश्चात हम क्या करते हैं, पुनः हम क्या करते हैं, कुछ गणना करते हैं और गणना करने के पश्चात है ना फिर से जैसे हम लोग अभिक्रिया की जो सांद्रता हो गया, फिर उसमें अभिक्रिया की कोटि क्या होता है उसकी हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं आगे। तो इस प्रकार से पुनः एक क्या बनता है आपका कालम बनता है और ये कालम जैसे मान लो ये सांद्रता को प्रदर्शित करता है और ये फिर कोटि को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो जैसे सांद्रता हम लोग देखे थे यहाँ पर कि 112 दिया है, मान लो यहाँ पर कितना दिया है भाई 112 इंटू कितना दिया है 10 दी पावर कितना दिया है, मान लो यहाँ पर आपका 4 दिया गया है। तो इसकी कोटि भी कुछ न कुछ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कोटि को मान लो दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है 35 इंटू 10 दी पावर कितना है हमारा, ये 4 दिया गया है। तो ये हमारा इस सांद्रता पर अभिक्रिया की कोटि ऐसे होता है। या इसी तरह हम कर देते हैं 84 इंटू 10 दी पावर कितना है, -4 दिया है। तो इसकी भी कुछ मात्रा है, मान लो ये 25 इंटू 10 दी पावर कितना है हमारा 4 दिया है। तो इस स्थिति में हम सांद्रता और उसका क्या करते हैं, कोटि जब प्राप्त करते हैं तो ये मान प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो N2O5 होता है ये चूँकि अभिकारक होता है और इस पर ही क्या करता है, अभिक्रिया की दर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमारा जो N2O5 होता है इसमें हम लोग 2 प्रकार के क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं। किनके मध्य, एक जो आरेख खींचते हैं वो N2O5 के बीच होता है और एक जो आरेख खींचते हैं वो N2O5
का हमारा क्या होता है, स्क्वायर के बीच होता है। तो दोनों के बीच हम क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं, जो कि समय के बीच और सांद्रता के बीच होता है। ये हमारा हो गया हमारा N2O5 के लिए, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सांद्रता हो गया। तो दोनों के बीच हम जब क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं, किनके बीच, N2O5 और N2O5 का स्क्वायर जो होता है। तो यहाँ पर जब हम N2O5 जो करते हैं उसके लिए जब आरेख बनाते हैं सांद्रता और समय के बीच, तो इससे इस प्रकार से क्या होता है, आपको सीधी रेखा प्राप्त होता है। जबकि अगर हम N2O5 के लिए क्या करें, आरेख बनाएं, तो N2O5 के लिए जो आरेख बनाते हैं वो कुछ इस टाइप के क्या होते हैं, टेढ़ी जो आरेख है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसके आधार पर ये गणना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होते हैं, ये अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर दर्शाने के लिए अगर हम बात करें तो इसी को अगर मैं आगे लिख दूँ अभिक्रिया की कोटि को, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर को अगर मैं देखूँ तो अभिक्रिया की जो दर होता है, अभिक्रिया की जो क्या है हमारा दर है, ये किसके बराबर, K और N2O5 इंटू, है ना, स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि जो है दिखना है, वो दिखने में तो अभिक्रिया की कोटि कितना दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, क्योंकि ये 2 के घात पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अभिक्रिया की कोटि आपको दिख रहा है 2, बट प्रायोगिक निर्धारण से क्या होता है, हमको इनकी जो कोटि होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि जब हम दोनों के बीच क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं N2 और N2O5 स्क्वायर के बीच, तो हमको क्या होता है, जो N2O5 होता है इसके लिए सीधी रेखा प्राप्त होता है, जबकि हमारे N2O5 स्क्वायर के लिए टेढ़ी रेखा प्राप्त होता है। और इस रेखा से ये प्रूफ होता है कि जो टेढ़ी रेखा वाले जो हमको आरेख बन रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि को जो है दर्शाता नहीं है, जबकि सीधी रेखा वाले जो भी हमारी क्या होती है, जो आरेख बना है वो अभिक्रिया की कोटि को दर्शाता है। तो इस आधार पर बोला जा सकता है कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होता है वह कोटि आपके देखने से या अभिक्रिया की या समीकरण को देख करके नहीं बताया जा सकता है, बल्कि वो जो है प्रायोगिक मान पर क्या होता है, निर्धारित होता है, और उसके आधार पर ही उसको क्या किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर N2O5 जो होता है वो द्वितीय कोटि का ना होकर के प्रथम कोटि का होता है। और प्रथम कोटि कब प्राप्त होता है, जब उसको हम इस प्रकार से प्रायोगिक निर्धारण से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या इसको प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीक़ा से ये मतलब ये जो हम लोग अभी वेग नियम एवं अभिक्रिया की कोटि का जो प्रायोगिक निर्धारण देखे हैं, वो जो है आपको जो है इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि, और ये बताते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो प्रायोगिक मान पर ही निर्भर करता है, संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके नहीं बताया जा सकता है। तो इतने सारे चीज़ हम लोग बोले हैं, उसका मतलब ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको क्वेश्चन कर सकता है कि 2N2O5 जो होता है उसकी अभिक्रिया की कोटि 2 ना हो करके कितना होता है, 1 होता है, समझाइए। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो 2 नहीं बल्कि 1 होता है, क्योंकि प्रायोगिक निर्धारण से जब हम N2O5 और N2O5 स्क्वायर के बीच क्या करते हैं, अगर आरेख बनाते हैं सांद्रता और समय के बीच, तो N2O5 में जो हमारा क्या होता है, जो आरेख बनता है वो सीधी रेखा प्राप्त होता है, जबकि ये वाला जो है टेढ़ी रेखा प्राप्त होता है, जिससे ये प्रूफ किया जा सकता है कि अभिक्रिया की जो कोटि होता है वो केवल N2O5 पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये तो हो गया भाई इससे रिलेटेड बातें। अब हम क्या करते हैं, आगे एक प्रारंभिक वेग विधि है, हम उसके पास क्या करते हैं, चलते हैं। तो एक प्रारंभिक वेग है, उसके पास चलते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या है हमारा, प्रारंभिक वेग, ये आपके बुक में दिया गया है। प्रारंभिक वेग जो नियम है इसके पास क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं भाई। दूसरा नंबर प्रारंभिक वेग जो नियम है, हम इसके पास थोड़ा सा चलते हैं। ये जो हमारा वेग नियम है, प्रारंभिक वेग नियम, फिर इसके बाद समाकलित दर वेग नियम है। तो हम लोग प्रारंभिक के पास चलते हैं। दूसरा नंबर प्रारंभिक जो वेग नियम होता है, इसके द्वारा ये हमको पता चलता है कि ये जो हमारा नियम होता है ना, या ये जो विधि होता है, उसके द्वारा एक से अधिक अभिकारक जो वाले हमारे अभिक्रिया होते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ग्राफी विधि, उस विधि से केवल एक अभिकारक वाले जो अभिक्रिया होते हैं उसका गणना करते हैं। लेकिन ये विधि ऐसा होता है जिसमें एक से अधिक अभिकारक वाले जो भी क्या होते हैं अभिक्रियाओं के वेगों का क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है भाई हमारा A
और प्लस क्या दिया है हमारा b और इक्वल टू ये क्या बनाता है हमारा प्रोडक्ट का क्या करता है निर्माण करता है। चूँकि आपको पता है कि प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी अभिक्रिया की जो दर होता है वो अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखा भी जा सकता है कि जो अभिक्रिया की जो क्या होता है हमारा दो दर होता है, ये अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है भाई, ए और बी की। तो यहाँ पर जब समानुपाती हंसता है तो कांस्टेंट के आ जाता है और यहाँ पर ए का घात कितना हो जाता है, एम हो जाता है, और ये बी का घात कितना हो जाता है आपका एन हो जाता है। तो ये अभिक्रिया की दर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो एम और क्या होता है हमारा ए एन होता है, ये आपका क्या होता है ए बी की कोटि होता है। एम और एन क्या होता है भाई, एम और एन ए और बी जो होता है की क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि है, कि अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अभिकारक होता है उनकी जो सांद्रता होता है उसको लेकर के और साथ ही साथ समय अंतराल को लेकर के हम क्या करते हैं, दोनों के बीच आरेख खींचते हैं। किनके बीच, हम अभिकारक ए और अभिकारक बी के बीच क्या करते हैं हम लोग, इस प्रकार से आरेख खींचते हैं। किनके मध्य, टाइम के मध्य। और यहाँ पर क्या होता है हमारा ए और बी दोनों को एक साथ क्या करते हैं, जब आरेख खींचते हैं तो आरेख खींचने से क्या होता है, हमको एक क्या होता है मान क्या होता है प्राप्त होता है। और वो जो मान होता है वो कितना मिलता है हमारा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर समय पर क्या कर दिया जाए, निश्चित बिंदु ले लिया जाए और उस पर एक क्या किया जाता है, स्लोप या प्रवर्तक ढाल खींचा जाता है, वही उसके क्या करता है, अभिक्रिया को दर को प्रदर्शित करता है, जिसे डेल एक्स अपान डेल टी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों अभिकारक के लिए क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं। तो हमारा जो मान होता है, जो स्लोप होता है, ये स्लोप आपका जो है आपका डेल एक्स अपान डेल टी प्राप्त होता है। क्योंकि इसमें हम पहले करते हैं तो इसलिए इसको डेल एक्स 1 अपान डेल टी के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये पहले हम लोग दोनों को एक साथ खींचते हैं, मतलब ए के लिए भी और बी के लिए भी ए के लिए और बी दोनों के लिए क्या करते हैं, समय और सांद्रता के बीच क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है, स्लोप में जो है डेल एक्स 1 अपान डेल टी प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ए और बी में से क्या करते हैं, बी के मान को स्थिर रखते हैं और ए के मान को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और उसके बाद पुनः हम क्या करते हैं, समय और सांद्रता के बीच फिर से क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं। और ये आरेख पहले जैसे आरेख जो है के आधार पर ही खींचा जाता है। तो हमको क्या मान प्राप्त होता है, पहले हमको मान क्या प्राप्त हुआ था, ये मान मिला था एक्स, डेल एक्स अपान डेल टी प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करते हैं, पुनः एक आरेख खींचते हैं जिसमें बी का मान क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं और ए का मान क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं। तो हमको पुनः एक मान प्राप्त होता है पहले जैसा, वो होता है डेल एक्स 2 अपान क्या होता है हमारा डेल टी प्राप्त हो जाता है। और इसका जो मान है, ये जो मान हुआ है वो ए की सांद्रता को 2 बार किए हैं इसलिए मान प्राप्त हुआ है। तो ये जो मान होता है वो के और ये हो जाता है आपका, चूँकि 2 बार इसका दुगना कर रहे हैं तो दुगना कर रहे हैं तो इसका मान क्या होता है के, ये हो जाता है 2a और घात कितना हो जाता है m, और ये हो जाता है आपका b का घात कितना हो जाता है en। ये अभी प्राप्त किए हैं, किसके मान को स्थिर करके, b के मान को स्थिर करके उसको मान लिखते हैं। पहले मान क्या प्राप्त होता है भाई, पहले हम दोनों के लिए खींचे थे, ये हो जाता है k, ये हो जाता है आपका a का घात कितना m हो जाता है, और ये b का घात कितना हो जाता है n हो जाता है। तो अंततः सब क्या हो जाता है, कट जाता है भाई। अगर सबको हम देखें तो यहाँ पर सब के सब क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। नियमता देखें तो चलो कांस्टेंट को भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है तो एक क्या हो जाता है, पूरा कट जाता है। तो उसमें हमारा क्या बनता है 2, और यहाँ पर a क्या हो गया हमारा, ख़त्म हो गया। तो 2 का घात m क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, हमारा अंततः मान जो है हमारा, ये जो मान होता है 2 का घात क्या होता है, m का मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब ये जो मान होता है वो फिर से किसके लिए प्राप्त किया जाता है, अब a को स्थिर रख दिया जाता है और b को क्या कर दिया जाता है, ऐसे ही आरेख बनाया जाता है। तो इस प्रकार से फिर से हमको इतना ही मान प्राप्त होता है जो n के लिए प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर फिर अंततः m और n को मिला करके अभिक्रिया की कोटि का क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। तो ये आपका प्रारंभिक जो भी वेग नियम है उसके आधार पर अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की कोटि को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। एक तीसरा भी नियम होता है जो आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समाकलित जो दर नियम है, समाकलित जो क्या है हमारा भाई, दर नियम है।
ये जो समाकलित दर नियम होता है इसके लिए हम लोग पढ़े हैं कि जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया में किस प्रकार से हम आरेख दिखाए थे, प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है उसमें किस प्रकार से आरेख दिखाए थे। तो शून्य कोटि में हमने देखा था कि इस प्रकार था और ये इस प्रकार से एक आरेख मिला था, या हम प्रथम कोटि में बात करें तो इस प्रकार से एक आरेख मिला था। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसके बारे में फ़िलहाल कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका वेग नियम और बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक निर्धारण। अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर चलते हैं और आगे है हमारा वेग का ताप पर निर्भरता, या ये बोल सकते हैं कि अभिक्रिया जो क्या होता है हमारा वेग का, या ये अभिक्रिया वेग स्थिरांक का ताप पर निर्भरता, या अभिक्रिया का है ना वेग का ताप पर निर्भरता देखना है ना। तो लिखेंगे भाई हमारा वेग का ताप पर निर्भरता, ताप पर क्या देखेंगे निर्भरता, या इसी को हम लोग बोलते हैं तापमान गुणांक। ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं तापमान गुणांक। ये तो क्वेश्चन ऐसे आता है डायरेक्टली, तो हम इसके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। किसके बारे में भाई, तापमान गुणांक या वेग का ताप पर निर्भरता। ये देखा गया है, ये हमारा क्या दिया है, देखा गया है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है आपका, बढ़ता है, ताप बढ़ाने से बढ़ता है। और ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो अभिक्रिया का क्या हो जाता है, वेग जो होता है वो दुगनी हो जाता है। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वेग का है ना, या वेग का ताप पर निर्भरता तापमान गुणांक द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और तापमान जो गुणांक होता है वो 10 डिग्री अंतर वाले जो भी हमारे क्या होता है, हमारा वेग स्थिरांक होता है ना, 10 डिग्री क्या वाले भाई, अंतर वाले जो भी वेग स्थिरांक होता है, उस वेग स्थिरांक के जो अंतर होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका जो है तापमान गुणांक कहलाता है। तो फिलहाल हम ये देखा कि अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का जो ताप है जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, अभिक्रिया का वेग भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और 10 डिग्री सेल्सीग्रेड ताप पर अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अर्थात वेग पर ताप का निर्भरता जो है आपका निर्भर करती है, और यही आपका एक जो है तापमान गुणांक द्वारा निर्धारित की जाती है। और तापमान गुणांक क्या होती है, तो तापमान गुणांक क्या होती है, तो बोल सकते हैं कि वह 10 डिग्री सेल्सीग्रेड ताप वाले, या 10 डिग्री है ना सेंटीग्रेड ताप वाले, या बोल सकते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर वाले वेग स्थिरांकों की जो क्या होती है, अनुपात होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, तापमान गुणांक कहलाती है। तो इसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है भाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, फिलहाल तापमान गुणांक की बात कर रहे हैं, तापमान गुणांक। और ये भी देख रहे हैं कि वेग पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर क्या होती है भाई, बढ़ती है। और ये देखा गया है, और यह देखा गया है, और यह देखा गया है कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग दुगनी हो जाती है। तो ये देखा है भाई अभिक्रिया का वेग तापमान बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। और ये देखा गया है कि 10 डिग्री ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। इस प्रकार अभिक्रिया की वेग का ताप पर निर्भरता तापमान गुणांक द्वारा है ना निर्धारित की जाती है।
निर्धारित की जाती है। तापमान गुणांक क्या होती है भाई? तो यहाँ लिख सकते हैं तापमान गुणांक 10 डिग्री अंतर वाले वेग स्थिरांक की अनुपात को कहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? वेग स्थिरांक को क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि 10 डिग्री जो क्या होते हैं अंतर वाले, तापमान गुणांक क्या होता है? 10 डिग्री अंतर वाले वेग स्थिरांकों की अनुपात क्या कहलाती है आपकी? ये जो है आपका तापमान गुणांक के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर तापमान गुणांक बराबर लिखी जा सकती है भाई, तापमान क्या हमारा यहाँ पर गुणांक बराबर ये लिखी जा सकती है 10 डिग्री अंतर वाले भाई, तो 10 डिग्री जो भी अंतर वाले वेग स्थिरांक है, तो एक तो ऐसे लिखी जा सकती है टी, और प्लस में क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो है 10 डिग्री अंतर वाले वेग स्थिरांक, है ना, अंतर वाले, या इसी को आप जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ये हो जाता है आपका के, ये हो जाता है आपका टी, है ना, और ये कितना हो गया प्लस में हमारा 10 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है हमारा? के टी। क्या हो जाता है हमारा? के टी। तो इस तरीक़े से 10 डिग्री जो भी अंतर वाले जो क्या होते हैं हमारे 10 डिग्री जो भी अंतर वाले हमारे क्या हैं, जो तापमान का जो अंतर होता है 10 डिग्री अंतर वाले वेग स्थिरांकों की जो अनुपात होती है वही आपकी क्या कहलाती है? तापमान गुणांक के नाम से जानी जाती है। और इसका जो मान होती है जैसे हमारा जेड एन, है ना, और 2 से आपके जो है बड़ी हो सकती है, 2 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती है भाई। तो इस प्रकार से ये आपका जो मान है वो प्राप्त की जा सकती है, बताई जा सकती है, प्रदर्शित की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आ सकती है भाई, वेग का तापमान पर निर्भरता या तापमान गुणांक किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं भाई, कभी क्रिया का जो वेग होता है वो तापमान क्या करने से, बढ़ाने से आपका क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि तापमान बढ़ाने से या 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? 2 गुनी हो जाता है। और इस प्रकार से तो अभिक्रिया का वेग ताप पर क्या करता है? निर्भर करता है, जिसे हम तापमान गुणांक से निर्धारित करते हैं। तापमान गुणांक क्या होता है भाई? तो तापमान गुणांक जो होता है वो तापमान गुणांक 10 डिग्री अंतर वाले वेग स्थिरांकों के जो अनुपात होता है, जिसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, या इसी को इस प्रकार से भी दर्शाते हैं। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है? इसको दर्शाया जा सकता है 10 डिग्री क्या आने वाले अंतर वाले। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं? इसको समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई। तो चलिए, ये तो हो गया आपका वेग का ताप पर निर्भरता या तापमान गुणांक। अब हम इसके पास चलते हैं थोड़ा सा आगे, वो है हमारा अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम किसके पास चलते हैं? अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत। अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो अभिक्रियाओं का क्या देखेंगे हम लोग? विभिन्न अभिक्रियाओं के या रासायनिक अभिक्रियाओं का, रासायनिक हमारा क्या है? अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत हम देखते हैं। अब जो हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं का कुछ क्या है? सिद्धांत है, इसकी बात करते हैं। वैसे इस सिद्धांत को जो है 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला हमारा दिया है टक्करों का सिद्धांत, जिसे संघट्ट सिद्धांत भी बोलते हैं। टक्कर का सिद्धांत, है ना, टक्कर का सिद्धांत या संघट्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है इसी को भाई। टक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? संघट्ट का क्या होता है? हमारा सिद्धांत होता है। और दूसरा होता है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। संक्रमण अवस्था क्या होता है? हमारा ही सिद्धांत होता है। तो इसके पास हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं का संघट्ट सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। पहला है हमारा संघट्ट सिद्धांत या टक्करों का सिद्धांत, दूसरा संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। इसमें हमको एक को देखना है, और वो कौन है हमारा? ये जो है संघट्ट का सिद्धांत, इसको देखेंगे हम लोग। संघट्ट या इसी को क्या बोलते हैं? टक्कर, ये हम लोग को देखना है थोड़ा सा। संघट्ट का क्या देखना है? सिद्धांत देखना है, ये है ना। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। संघट्ट सिद्धांत क्या होता है? तो ये जो हमारा सिद्धांत है, ये सिद्धांत फ़िलहाल तो जो है जो गैसों का
जो भी ऊष्मा गतिकी या गतिक जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। ये किस पर आधारित है भाई? हमारा गतिज सिद्धांत पर आधारित है। पहला चीज़ तो सिद्धांत पर क्या है हमारा, ये आधारित है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो संघट्ट सिद्धांत होता है वो गतिज सिद्धांत पर क्या है हमारा, आधारित है। ये जो सिद्धांत है वो ये बोलता है यहाँ पर जो कण होता है यहाँ पर उसको कठोर गोला माना जाता है ना। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार है ना, कणों को, अणुओं को एक ठोस है ना गोला माना जाता है। अणुओं को एक क्या किया जाता है हमारा, ठोस क्या माना जाता है, गोला माना जाता है, कण माना जाता है। तो पहला तो है हमारा क्या होता है, टक्कर जो होता है, टक्कर का जो संघट्ट सिद्धांत होता है वो गतिज सिद्धांत पर आधारित है। और ये सिद्धांत जो होता है ये बोलता है कि जो भी अणु होता है उसको ठोस गोला माना गया है। और ये ठोस गोला ही आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने से ही क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है बंध बनते हैं, है ना, मतलब बंध टूटते हैं और नया बंध बनते हैं। तो फिलहाल इसमें आप ये बोल सकते हैं कि टक्करों का जो सिद्धांत होता है, टक्करों के जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत की बात करें तो गतिज सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी कण है, जो भी अणु है, उसको एक कठोर गोला माना जाता है जो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकराने के पश्चात क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। इसमें उत्पाद के बनना जो है वो बंध के टूटने और नए बंध के बनने पर क्या करता है, निर्भर करता है। या यहाँ पर जो है हम उसको बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक अभिक्रिया ले सकते हैं। जैसे एक अभिक्रिया होता है ए और ये क्या होता है हमारा बी, ये आपस में क्या करता है, क्रिया करता है और प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इसके लिए अगर हम आर्हेनियस क्या बोलते हैं, टक्कर सिद्धांत के आधार पर देखें, यहाँ पर एक मान प्राप्त होता है, वो होता है ZAB। और ये कितना हो जाता है, ZAB हो गया हमारा। और उसके बाद ये जो है E का घात कितना होता है हमारा, EA अपॉन क्या होता है हमारा, RT को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो ZAB होता है ये आपका क्या होता है, Z क्या होता है हमारा, टक्करों सिद्धांत की क्या होता है, एक टक्कर की जो आवृत्ति होता है उसको क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। और ये भी क्या होता है, विकारक की सांद्रता को शो करता है। ई जो होता है वो ई आपका एक प्रबल घातांक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ई संकीर्णन ऊर्जा को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। और ये क्या हो जाता है हमारा, अंततः RT क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक संघट्ट क्या होता है, आवृत्ति होता है। संघट्ट आवृत्ति क्या होता है भाई, यहाँ से हम देखें अगर तो संघट्ट जो आवृत्ति है, संघट्ट की क्या है हमारा, आवृत्ति है। ये संघट्ट की अगर हम आवृत्ति की बात करें तो संघट्ट आवृत्ति क्या होता है, प्रति सेकंड जो भी संघट्टों की संख्या होती है वही संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। तो लिख सकते हैं प्रति सेकंड संगठनों की आवृत्ति, संगठनों की क्या होता है हमारा, आवृत्ति होता है। आवृत्ति, संगठनों की आवृत्ति क्या कहलाता है हमारा, संघट्ट आवृत्ति कहलाता है। संघट्ट आवृत्ति कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। संघट्ट आवृत्ति क्या होता है भाई, तो प्रति सेकंड संगठनों की जो आवृत्ति होता है वही संघट्ट आवृत्ति कहलाता है। साथ ही साथ इसमें ये देखा गया है कि जो है अभिक्रिया संघट्टों की आवृत्ति जो है, अगर हम देखते हैं तो संघट्टों की आवृत्ति प्रति सेकंड संघट्टों की आवृत्ति कहलाती है। अब यहाँ पर देखा गया है दो प्रकार की अभिक्रिया होता है, एक सरल अभिक्रिया और एक जटिल अभिक्रिया होता है। तो सरल अभिक्रिया जो होता है उस सरल अभिक्रियाओं में फ़िलहाल जो टक्कर होता है वो टक्कर क्या होता है, परफेक्टली होता है और उसमें अभिक्रिया क्या होता है, संचालित होता है। मतलब ये जो मान होता है, ये जो हम लोग मान जो देख रहे हैं, ये जो मान होता है वो सरल अणुओं के लिए क्या होता है, ये जो मान है वो लागू किया जाता है। लेकिन यही मान अगर जटिल अणुओं के लिए क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उस स्थिति में ये जो मान है वो थोड़ा सा उसमें विचलन आ जाता है। क्या जाता है, विचलन। मतलब ये जो मान है ZAB और E का घात क्या दिया है हमारा, E डिवाइडेड बाई RT दिया है, ये मान सरल अणुओं के लिए लागू होता है। लेकिन जटिल अणुओं के लिए बात करें, जटिल अभिक्रियाओं के लिए बात करें तो ये जो है फ़िलहाल ये मान में विचलन आ जाता है। और इसके आधार पर बोला जा सकता है कि जो है ये इसमें जितना कम अणु होता है उसमें, या सरल जो अणु होता है उसमें ही
हमारा जो क्या होता है अभिक्रिया जो होता है वो संभावित उसमें अभिक्रिया होता है, मतलब उसमें कणों के जो टक्कर होता है परफेक्टली होता है। लेकिन जटिल जो अभिक्रिया होता है जिसमें एक से अधिक क्या होता है हमारे कण क्या होते हैं पाए जाते हैं, तो वहाँ पर एक से अधिक जो कण होते हैं वहाँ पर फिलहाल जो है जो संघट है टक्कर है वो परफेक्ट नहीं बन पाता है, और उस स्थिति में फिर जो है आपका उत्पाद नहीं बन पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब दो कण या दो से अधिक कण या दो कण हैं या चार कण हैं जो आपस में परफेक्टली टकराते हैं और टकराने के पश्चात उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो प्रभावी संघट के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो क्या किए जा सकते हैं वे लिखे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि दो प्रकार का सिद्धांत है, टक्कर का सिद्धांत, संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। फिलहाल जो टक्कर का सिद्धांत होता है वो गति सिद्धांत पर आधारित होता है, और ये जो सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी जो कण होता है वो क्या होता है आपका गोलाकार होता है या ठोस होता है, जब वो आपस में टकराते हैं तो उत्पाद बनाते हैं। अर्थात संघट की प्रक्रिया में आपका पुराने बंध टूटते हैं, नया बंध क्या होते हैं बढ़ते हैं। अभिक्रिया के आधार पर देखते हैं तो हमको एक मान ZAB e का घात EA जो है डिवाइडेड बाई RT प्राप्त होता है, जहाँ पर Z क्या होता है आपका संघट आवृत्ति को शो करता है। ये हमारा क्या है हमारा संघट जो आवृत्ति होता है, संघट आवृत्ति को क्या करता है भाई शो करता है। अब संघट आवृत्ति क्या होता है भाई, तो प्रति सेकेंड जो भी संगठनों की आवृत्ति होता है या जो संख्या होता है ना, संघट आवृत्ति मतलब क्या होता है प्रति सेकेंड जो भी टक्करों की जो क्या है संख्या है, क्या है हमारा संख्या है, वो संघट आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये देखा गया है कि ये जो मान होता है वो सरल अणुओं में जो है लागू होता है, जटिल अणुओं में विचलन होता है। क्योंकि जटिल अणु में एक से अधिक कण होता है, इस वजह से कण प्रॉपर आपस में टकरा नहीं पाते हैं, और टकरा नहीं पाने के कारण उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन जो सरल अणु होते हैं उनमें जो है अणुओं की संख्या कम होता है, और अणुओं की संख्या कम होने के कारण ये क्या करता है आपका प्रॉपरली टक्कर करता है, और टक्कर से क्या करते हैं उत्पाद बनाते हैं। तो यदि कणों के मध्य क्या होता है प्रॉपरली टक्कर होता है तो वो प्रभावी टक्कर के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे हमको पढ़ना है H2 और I2 इक्वल टू क्या होता है हमारा 2HI होता है। अब यहाँ पर H2 और I2 इक्वल टू 2HI होता है, तो अगर ये यूँ टकराए, ठीक है, H हो गया प्लस क्या हो गया हमारा I हो गया, और ये क्या हो गया आपका I हो गया। तो इस स्थिति में अगर टकराता है तो कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये यूँ टकराए H और H, और इसी प्रकार हम क्या कर देते हैं हमारा I, और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग I, तो अगर ये इस प्रकार से टकराते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में प्रॉपर क्या होता है टक्कर होता है, और किसका निर्माण करता है ये उत्पाद का क्या करता है निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें केवल यही दोनों टकरा पा रहे हैं, ये दोनों नहीं टकरा पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है परफेक्टली एक I एक H के साथ, एक I H के साथ, तब जाके क्या बनता है उत्पाद बनता है। तो इसके आधार पर ये बोला जा सकता है कि उत्पाद तभी बनता है जब उन दोनों का जो टक्कर होता है क्या होता है प्रॉपर होता है ना, तभी जा कर के उत्पाद बनता है। तो इसमें हम इस प्रकार से कुछ बातों को क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं और लिख सकते हैं भाई। तो ये तो बात हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी कुछ सिद्धांत है इसके बारे में। अब हम जो है आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं कि ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है, हम इस पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम क्लास यहीं पर क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। आगे जो है हम लोग आर्हेनियस के समीकरण क्या करने वाले हैं देखने वाले हैं।